हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। पहला अध्याय प्रकाश का प्रवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ वीडियो किए थे। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आसानी तक आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, अर्थात मिरर, दर्पण। क्या होता है मिरर, दर्पण? हम लोग दैनिक जीवन में डेली दर्पण से परिचित हैं। हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए जिस आईना का प्रयोग करते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, दर्पण है। जब भी हम लोग जाते हैं सैलून में बाल दाढ़ी बनवाने के लिए, वहां भी कई प्रकार के शीशा लगे हुए होते हैं, वो सारे क्या है, दर्पण है। तो हम लोग दैनिक जीवन में डेली देख रहे हैं गाड़ी या फोर व्हीलर के क्या बोलते हैं साइड मिरर में भी जो शीशा लगा होता है वो भी एक प्रकार का दर्पण है। तो हम लोग दैनिक जीवन में देख रहे हैं, लेकिन उसे हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में नहीं जान पाए हैं। तो आज हम जान पाएंगे दर्पण क्या होता है वो। तो दर्पण जनरली कांच का एक टुकड़ा होता है। दर्पण सामान्यतः क्या होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह परावर्तक सतह हो। परावर्तक कहने का मतलब जिस सतह पर अगर प्रकाश की किरणें पड़े तो पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए। तो एक सतह परावर्तक सतह हो और दूसरा सतह रंगा हुआ हो, रंजित सतह हो। अर्थात कहने का मतलब कि शीशा में जनरली शीशा जो होता है वो पारदर्शक वस्तु होता है, प्रकाश आर पार कर जाता है। लेकिन इसका जो एक सतह परावर्तक होता है और दूसरा सतह रंजित होता है, रंगा हुआ होता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं करे। तो दर्पण क्या हुआ, वैसा कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह परावर्तक हो और दूसरा सतह रंजित हो अर्थात रंगा हुआ हो, तो वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं दर्पण। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह परावर्तक सतह हो जबकि दूसरा सतह रंजित अर्थात रंगा हुआ हो, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में दर्पण का परिभाषा हुआ, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह परावर्तक हो, अर्थात जिससे परावर्तन की घटना हो। मतलब कि अगर उस सतह पर प्रकाश पड़े तो उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश लौट आए, और दूसरा सतह रंजित हो मतलब रंगा हुआ हो, इस प्रकार से रंगा हुआ हो कि प्रकाश आर पार नहीं करे, तब कांच के वैसे टुकड़े को हम लोग बोलते हैं दर्पण। और दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो लिखेंगे हम लोग दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोला गया समतल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर। और सेकंड है जिसको बोला गया गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। ये गोलीय दर्पण जो लिखा हुआ स्फेरिकल मिरर,
ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला गया अवतल दर्पण, अर्थात कॉनकेव मिरर, और दूसरा को बोला गया उत्तल दर्पण, अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। तो सामान्यतः दर्पण दो प्रकार के हो गए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, जबकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम लोग जानते हैं समतल दर्पण। नाम से ही पता चल रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, बिल्कुल एक सीध में हो, तो वैसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। अगर हम मानते हैं ये हमारा एक गोला है, तो इसका अगर हम लोग भाग यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, तो इस प्रकार से जो दो बना दर्पण बाहर से रंगा हुआ है, तो इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो पहले हम लोग जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, तब वैसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे पहले समतल दर्पण। प्लेन मिरर, क्या लिखेंगे इसको? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसे चित्र में इस प्रकार दर्शाया जाता है। समतल दर्पण को हम लोग फिगर के रूप में इस प्रकार से दर्शाएंगे कि ये बिल्कुल सतह जो इसका है वो समतल है, इसका एक सतह रंजित हो, जो नीचे वाला सतह है वो रंगा हुआ हो, और ऊपर वाला जो सतह है वो परावर्तक सतह है। ये मानते हैं कि एक भी दर्पण है, इसका ऊपर जो सतह है वो है परावर्तक सतह। इसी सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है, और जो नीचे जो सतह है, ये सतह को हम बोलते हैं रंजित सतह, अर्थात रंगा हुआ। तो समतल दर्पण कहने का मतलब वैसा दर्पण जिसका एक सतह परावर्तक, समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, तो उस प्रकार के दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। अब हम लोग समतल दर्पण पर देखते हैं लंबवत पड़ने वाली किरणें किस प्रकार से परावर्तित होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दर्पण अभी तक समझ में आया होगा। दर्पण कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह परावर्तक और दूसरा सतह रंजित हो, अर्थात रंगा हुआ हो, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें का परावर्तन। जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ेगी, तब उसका परावर्तन किस प्रकार से होगा, उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण का फिगर बनाते हैं।
मान लेते हैं कि ये हमारा एक दर्पण है ए बी, जिसका परावर्तक सतह समतल है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। इस प्रकार से अब इस पर कोई किरण आपतित हो रही है, बिल्कुल लंबवत आपतित हो रही है। ये जो किरण आपतित हुई इस दर्पण पर बिल्कुल लंबवत आपतित हो रही है। हम मान लेते हैं कि ये O बिंदु पर आपतित हो रही है और P से आ रही है। इस किरण का डायरेक्शन है, आने का जो रास्ता है वो P से O है। अब इस दर्पण पर O बिंदु पर टकराया, अब टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा। तो जब लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जिस रास्ते से आती है टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, अर्थात ये किरण इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इस स्थिति में क्या हुआ कि इस स्थिति में यही किरण आपतित किरण भी है और यही किरण परावर्तित किरण भी है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यही किरण अभिलंब है, तीनों एक ही रेखा है। तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि जब भी समतल दर्पण पर कोई भी किरणें लंबवत पड़ती है तब उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान शून्य होता है, 0 होता है। और ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि जब समतल दर्पण पर कोई किरणें लंबवत पड़ती है तब परावर्तन कोण का मान होता है। ऑप्शन में रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो उस स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तब इस स्थिति में आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही रेखा होते हैं। जैसे हम लोग किरण में देख रहे हैं, ये जो किरण है यही आपतित किरण भी है, यही परावर्तित किरण भी है और यही अभिलंब भी है। तो जब भी दो रेखा एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे पर आ जाते हैं, तब उस स्थिति में बना कोण का मान 0 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे अतः इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पढ़े आपतन कोण का परिभाषा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण। तो आपतित किरण भी यही और अभिलंब भी यही, दोनों एक ही रेखा पर कोण बनेगा 0 डिग्री। उसी प्रकार से परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो यही रेखा परावर्तित किरण भी है और यही रेखा अभिलंब भी है। तो इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। क्या है कि जब भी समतल दर्पण पर कोई भी किरण अगर लंबवत पड़ रही है तो उस स्थिति में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही रेखा में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। ये चीज अब हम लोग देखेंगे इसके आगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
प्रतिबिंब कहने का मतलब कि जब प्रकाश की कई किरणें आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद किरणें कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे, तब उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये हमारा दर्पण है ए बी, इसका परावर्तक सतह समतल है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। ये अभी हम लोग पढ़ें कि जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है। मान लिए ये प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है, तो यहाँ पर टकराने के बाद पुनः इसी रास्ते से वापस हो गई। यहाँ पर ये लंबवत आपतित हो रही थी। मान लेते हैं इसका हम लोग ये O बिंदु से आ रहा है, A बिंदु पर आपतित हुई। जब लंबवत आपतित हुई तब ये किरणें उसी रास्ते से वापस लौट गई। लेकिन जब किरणें तिरछे आपतित हुई, इस प्रकार से जब आपतित हुई, यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद प्रकाश के परावर्तन होने के कारण ये इस रास्ते से इस प्रकार से वापस लौट गई। इस बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं, ये जिसको हम लोग बोले लंब। ये कोण बना, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण आई, और ये जो कोण बना इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण आर। यदि इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया जाए इस प्रकार से, तब देखिए ये दोनों किरणें इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं ए डैश, और इस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो रहा। तो हम लोग प्रतिबिंब का पढ़े थे परिभाषा कि यदि किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है तब उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इस बिंदु पर ये दोनों किरणों मिलते हुए प्रतीत हो रही है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ए डैश पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए ये प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। आगे हम लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का विशेषता, तो उसमें लिखेंगे पहला विशेषता है कि ये जो है वो दर्पण, ये प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। उसके अलावा हम लोग और लिखेंगे क्योंकि ये वास्तविक रूप से दोनों किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा, ये मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, और जब मिलते हुए प्रतीत होता है तो उस प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। उसके अलावा हम लोग पढ़े हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है, तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के अपेक्षा सीधा हो रहा है। उसके अलावा जहाँ पर वस्तु रखा होता है उसको हम बोलते हैं वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। उसके अलावा जितना हम लोग इसको प्रूव करेंगे कैसे, O से A की दूरी और A से A डैश की दूरी बराबर होता है। इस चीज पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला कोण I है, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण भी हो जाएगा I। यहाँ पर हम नाम देते हैं, ये नाम दे दिए M, ये नाम दे दिए N, इसको हम नाम दे दिए हैं P। उसी प्रकार से इसको और अगर बढ़ाया जाए तो ये वाला कोण R है, तो ये वाला कोण भी कहलाएगा R। इसको बोलते हैं सम्मुख कोण से 8 का सूत्र पढ़ना है, और फिर एकांतर कोण से ये वाला कोण हो जाएगा R। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज OAM एवं एक त्रिभुज और बन रहा है AMA डैश। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो I बराबर आ जाएगा परावर्तन के नियम से। आप देखिए ये वाला कोण दोनों में शामिल हो रहा है, 90 डिग्री ये भी है और 90 डिग्री का कोण ये भी बनेगा, अर्थात कोण OAM
कोण ओ ए एम बराबर हो जाएंगे कोण एम ए डैश, एम ए डैश। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं और ये वाला जो भुजा है इस त्रिभुज में, ये वाला भुजा वो दोनों के लिए आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए एम बराबर ए एम। कैसे आया? क्योंकि ये दोनों में है, कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रहा है दो कोण और एक भुजा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए एस समान समता से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। 9 क्लास में पढ़ना है सर्वांगसम, त्रिभुज ए एम ए डैश। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है वो बराबर होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए बराबर हो जाएगा ए डैश का। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ओ ए को बोला गया वस्तु दूरी, ए कहलाया वस्तु दूरी, और ए डैश जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां से दर्पण की दूरी, तो ये कहलाया प्रतिबिंब दूरी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही आकार प्रतिबिंब का होगा, अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। और उसके बाद एक विशेषता और होता है इसका प्रतिबिंब का, कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक उल्टा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक परावर्तन। पार्श्व परिवर्तन, इस कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग, पार्श्व परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। इस कंसेप्ट को समझेंगे। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग अपना चेहरा देखते हैं शीशा में, दर्पण में, तो हम लोग क्या दिखाई पड़ता है कि जब हम लोग दायां हाथ उठाते हैं तो उस दर्पण में हम लोग को बायां भाग दिखाई देगा, बायां हाथ दिखाई देगा, और जब हम बायां हाथ उसमें देखते हैं तब वहां हम लोग को दायां भाग दिखाई देता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बना होता है वो पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात बायां भाग को दायां भाग दिखाई देना और दाएं वाले भाग को बायां भाग दिखाई देना, इस घटना को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम लोग समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, वो हम लोग इस फिगर के माध्यम से देखें। अब हम लोग इसका विशेषता लिखते हैं। सबसे पहला विशेषता हो जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है। उसके बाद देखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है, अतः इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। ये दूरी जितना ज्यादा रहेगा प्रतिबिंब की दूरी उतना ही ज्यादा होगा, और ये दूरी अगर कम रहेगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, कम होगा। उसके अलावा वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार दोनों बराबर होते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होते हैं, अर्थात दायां भाग को बायां भाग दिखाया जाता है और बायां भाग को दायां भाग दिखाया जाता है। तो इसको लिखे हम लोग समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखते हैं इसको क्या क्या विशेषता समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की होती है। तो लिखेंगे पहला
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी, इसी को हम आभासी बोलते हैं, आभासी होता है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण तो उसमें आसानी से समझ में आएगा कि सीधा और उल्टा क्या होता है। उसके बाद चौथा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। और लिखेंगे प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब कि प्रतिबिंब अगर हम लोग दर्पण में देख रहे हैं दायां भाग तो दिखाई पड़ेगा बायां भाग, और बायां भाग देख रहे हैं तो दिखाई पड़ेगा दायां भाग। जब हम लोग एम्बुलेंस देखते हैं, एम्बुलेंस में आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, क्योंकि जब भी उसका प्रतिबिंब किसी वस्तु किसी गाड़ी जो होता है उसका साइड मिरर पड़ता है तो वो हम लोग को सीधा दिखाई पड़े, अर्थात पार्श्विक उल्टा दिखाई पड़े। इसलिए एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस जो है वो उल्टा अक्षर लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगर वो सीधा रहेगा तो उसका इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, जिसको से पढ़ने में ड्राइवर को असुविधा होगी, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा हुआ लिखा हुआ होता है। तो ये था समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसके बाद कुछ और टॉपिक है जो मैट्रिक एग्जाम के व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे जब हम लोग ITI या पॉलिटेक्निक या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर समतल दर्पण जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ विशेषता उसके बारे में वो प्रश्न पूछता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।